नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के दरबार में। बात पते की, मेरे दोस्त, एक बात सामने आई जिसे मैं सुन करके चौंका, और चौंक करके मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, मतलब क्या मैंने किया। राजेश एक्सपोर्ट के मालिक राजेश मेहता के 15 लाख करोड़ के घोटाले के बारे में जब मैंने सोशल मीडिया में देखा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि मैं एआई से पूछूं कि ये राजेश मेहता कहां से थे। तो निश्चय ही जो मेरा शक था वो गुजरात से थे। तो कहने की बात आप समझ गए होंगे, ठग्स ऑफ गुजरात का एक और कमाल, ठग्स ऑफ गुजरात के लाल का एक और कमाल आपके सामने आ चुका है। और निश्चय ही ये नरेंद्र मोदी के भाई भतीजे, अपने सगे तो है ही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी को तो पूरा सभी बहुत से लोग अपना परिवार लिखते हैं, ये तो खास हैं, उनके अपने परिवार के लोग हैं और गुजरात से हैं, तो कहने की कोई बात ही नहीं रह गई है। हर्षद मेहता से लेकर के राजेश मेहता तक जब आप देखेंगे तो ये सच है, और ये तो सच ही है कि जितने भी चोर फ्रॉड भारत में हैं उनमें ज्यादातर गुजरात से हैं। इसीलिए ठग्स ऑफ गुजरात की बात होती है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है ठग्स ऑफ गुजरात की। हम और आप भुगत रहे हैं ठग्स ऑफ गुजरात के कारनामों को। अब इसमें इससे ज्यादा कहने की कोई बात नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ राजेश के 15 लाख करोड़ घोटाले का। वो 15,000 का घोटाला थोड़ी करते। मोदी के परिवार से हैं तो निश्चय ही इतना बड़ा घोटाला तो कर ही सकते हैं। परिवार का मतलब उनको अपना परिवार मानते हैं। वैसे भी जितने गए हैं देश छोड़ करके, देश पर लात मार करके, देश की राष्ट्रीयता पर लात मार करके, वो ज्यादातर गुजराती ही हैं, मतलब गुजरात से ही हैं। वैसे भी जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो ये देश छोड़कर भाग जाते हैं, मतलब इनसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। चोरी करने दो, जब तक चोरी करने दोगे ये रहेंगे, राष्ट्र बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनकर रहेंगे। और जिस दिन इनकी चोरी पकड़ी गई, कानून का शिकंजा इन पर कसा या कसने लगा, या देखे कि कानून में फंस सकते हैं, तो देश की राष्ट्रीयता आपको लात मार करके भाग जाते हैं। इसी के लिए ये जाने जाते हैं। खैर, वैसे भी जिसके खून में व्यापार है, मोदी जी कहते हैं, वो ऐसा कर ही सकता है। मेरे दोस्त, उस घटना से आगे बढ़कर के जब बात काकरोच जनता पार्टी की होती है, जो एक काकरोचों के दिए पैसे से एक बड़ी कुर्सी पर बैठ करके बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, और किसी को भी काकरोच कहने की हिम्मत दिखा रहे हैं। वैसे काकरोच मैं भी हूं, हमारे जाए पोए सब काकरोच है। पूरा भारत इस समय काकरोच बन गया है। 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज, भीख के अनाज की लाइन में खड़े हैं। देश में अडानी अंबानी के सिवा कोई बचा कहां है जो काकरोच नहीं है? सबके सब काकरोच है, पूरा भारत काकरोच है। वैसे जज साहब को यह बात जाननी, उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनका कहने का मतलब तो यही था। लेकिन सच बात यह है कि काकरोच वो हैं, परजीवी वो हैं, दूसरों के धन पर खाने वाले, ऐश करने वाले वो लोग हैं जो ऐसी कुर्सियों पर बैठते हैं। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, संतरी हो, जंत्री हो, जो भी हो, सरकार से अगर पैसा लेता है तो वो परजीवी है, मेहनत करके पैसा नहीं लेता। काकरोचों से जो पैसा आता है उसी पैसे पर ऐश करता है, उसी पैसे की बंदरबाट करता है, उसी पैसे का भ्रष्टाचार करता है, उसी पैसे से। तो काकरोच जनता पार्टी शायद अभिजीत हैं उसके, और वो भी कल आने वाले हैं। देखेंगे क्या होता है। जो होता है वो पता है आपको भी, हमको भी। ये सरकार अपना विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेनजी को एक दिन सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा शांति प्रिय तरीके से, तभी इस सरकार को, अब बात इस सरकार की कर लेते हैं मेरे दोस्त। इस सरकार के लिए तो राहुल गांधी कहते हैं कि 1 साल के अंदर या तो सरकार जाएगी और या तो भारत में इमरजेंसी लगेगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक तूफान आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक सुनामी आने वाली, बिल्कुल सही बात है। वैसे राहुल गांधी सही कभी झूठ नहीं बोलते, और नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते। फर्क दोनों का बस इतना ही है। लेकिन हमेशा झूठ सच पर हावी होने की कोशिश करता है, फाइनली एक दिन हार जाता है। वो दिन आने वाला है बहुत जल्द। मोदी जाने वाले हैं बहुत जल्द। देश छोड़कर जाएंगे या अंदर जाएंगे तो जरूर। और वो वही बात राहुल गांधी बता रहे हैं। जिस तरह से पूरे सिस्टम को
गोदी बना दिया, जिस तरह से पूरे सिस्टम को पंगु कर दिया, लगड़ा कर दिया, सिस्टम भी तड़प रहा है, छटपटा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि मोदी एज ए प्रधानमंत्री हो सकता है कल ना रहे, कल कोई और रहे, लेकिन वो सिस्टम के लोग तो रहेंगे, उनको तो काम करना ही पड़ेगा। और इस समय जो कर्म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश के साथ, उसका हिसाब उस सिस्टम से भी पूछा जाएगा, लिया जाएगा। इसलिए वो अब डरने लगे हैं, इसलिए वो अब बिखरने लगे हैं, इसलिए वो अब बाहर बोलने लगे हैं, बाहर आने लगे हैं, बात करने लगे हैं। मेरे दोस्त, एक और बात, एक और खबर आई कि आरबीआई इसने सोना बेच दिया। फिर सोचा कि मेरा अपना ओपिनियन कि भाई जहां नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच, जहां का प्रधानमंत्री पूरा देश बेच देता है अडानी को या अमेरिका को या चीन को, वहां आरबीआई कुछ सोना बेच देती है तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी घटना है, कौन सा न्यूज और समाचार है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक की बात। मेरे दोस्त, पेपर लीक कोई माफिया, कोई स्टंट, कोई चोर, कोई उचक्का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पेपर लीक सरकार खुद करवा रही है, क्योंकि सरकार को पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार में बैठा, शीर्ष पर बैठा प्रधानमंत्री अगर अपनी डिग्री सर्टिफाई नहीं कर पाता, अपनी डिग्री को कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने नहीं रख पाता, तो इस कुंठा को मिटाने के लिए पूरे देश को किसी के हाथ में वो डिग्री नहीं जाने देना चाहता। जब किसी के हाथ में डिग्री ही नहीं रहेगी तो कोई उनसे डिग्री कैसे पूछेगा। नरेंद्र मोदी को मजदूरों की, भारत को नरेंद्र मोदी मजदूरों की फैक्ट्री बना रहे हैं। वैसे बिहार को तो बना ही चुके हैं, बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं। उन्हें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, उन्हें मूर्ख लोग चाहिए, अनपढ़ लोग चाहिए। थोड़े बहुत संघर्ष करके, अगर आप तो जानते ही हैं कि ग्रामीण शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, बिना मतलब कम पैसे वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। कम से कम 80 करोड़ लोग जो अनाज के लिए 5 किलो अनाज के फ्री अनाज के लिए लाइन लगाते होंगे, वो अपने बच्चों को बड़े 4,000 5,000 फीस देकर कहाँ से पढ़ाते होंगे। तो निश्चय ही जो अब एक जनरेशन आ रही है वो अनपढ़ ही आएगी। इसीलिए इतना आंदोलन होने में भी देर लग रहा है। और नरेंद्र मोदी की कोशिश भी यही है कि किसी के पास डिग्री नहीं रहेगी तो कोई नौकरी नहीं मांगेगा। लेकिन जेनजी आंदोलन तो होगा, होकर रहेगा। युवा सड़क पर उतरेंगे, नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेंगे, ये होना तय है। कब, कितना दिन, कितने महीने, बस यही रह गया है। अब कितने साल की बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। ये अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं काकरोच जनता पार्टी के लोग, यही से शुरू हो सकता है। सरकार वैसे दबाने की कोशिश करेगी, गोली चलवाएगी, पानी की बौछार लगाएगी, डंगर मारेगी, पत्थर तोड़ेगी, सड़क तोड़ेगी, जो कुछ करेगी, जो किसानों के साथ कर चुकी, जो मजदूरों के साथ कर चुकी, जो लोगों के साथ करी, जो आम आदमी के साथ करती रही है, वही करेगी दमन, जिसके लिए जानी जाती है सरकार। तो पेपर लीक सरकार का स्कैंडल है। सरकार खुद पेपर लीक करवा रही है। किसी को इस बात में भ्रम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीबीएसई का एग्जाम हुआ तो उसका पेपर भी ओएसएम से जंचवाया गया। मतलब स्कैन करके शिक्षक लोग स्कैन कॉपी देख करके नंबर दें, जो कि संभव नहीं है और काफ़ी मुश्किल काम है। उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग और काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी की लाइन से मैं भी हूँ, मुझे मालूम है ये संभव नहीं है। लेकिन इसको नरेंद्र मोदी ने आनंद फानन में क्यों लागू करवाया? क्योंकि उन्हें किसी को डिग्री देनी ही नहीं है यार, किसी को पढ़ा लिखा घोषित ही नहीं करना, किसी को सर्टिफिकेट ही नहीं देना है, तो फेल कर दिया। अब सीबीएसई के बच्चे फिर से री एग्जाम करवा रहे हैं, वो जो चल रहा है आप जानते ही हो, सीधी सी बात है। मेरे दोस्त, एक और घटना हो गई इसी बीच। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अन्नामलई तमिलनाडु से थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पढ़े लिखे आदमी थे। मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि इन्होंने इस्तीफा इतने देर से क्यों दिया। अनपढ़ और गंवारों की पार्टी में, गंवारों के शीर्ष पर जहां गंवार बैठे हों, अनपढ़ बैठे हों, डिग्री ना दिखाने की हिम्मत रखने वाले लोग जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हों, उसमें पढ़ा लिखा आदमी डिग्री के साथ जा करके क्या करेगा, क्या कर पाएगा? मुझे इसी बात का आश्चर्य हुआ कि इतने दिन वहां रहे कैसे। इस्तीफा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई न्यूज नहीं था, वो तो होना ही था। एक समझदार आदमी, देखिए, भारत के जितने भी चोर उचक्के थे, जितने भी भ्रष्ट थे, मैं नहीं कहता, मोदी ही कहते थे, जिनको नरेंद्र मोदी ने सर्टिफिकेट दिया भ्रष्ट का, उन्हें अपनी पार्टी में मिला लिया।
कहने का मेरा अर्थ यह है, जो गवार हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और अपने आप को पाक साफ बना लेते हैं, बचा लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वहां चले जाते हैं। वो जाते हैं, वहां से बाहर निकलने कौन निकलेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, जिसको विवेक होगा, जिसको देश, जिसमें राष्ट्रवाद होगा, जिसको देश की चिंता होगी, वो वहां नहीं रह सकता। तो अन्नामलाई इतने दिन तक रहे। मेरे लिए आश्चर्य की बात यह थी, मेरे लिए आश्चर्य की बात यह नहीं कि वहां से उन्होंने इस्तीफा देकर क्यों बाहर आ गए, कैसे आ गए, क्या हुआ, छोड़िए। एक और समाचार आ गया कि 121 करोड़ की कंपनी नरेंद्र मोदी ने कौड़ियों के दाम बेच दी। वैसे कौड़ियों की बात चली रही है, आप जानते हैं, शिक्षकों को कौड़ी खा जा रहा है, तो कौड़ियों के दाम बेच दी। ये भी मेरे लिए कोई न्यूज़ की बात नहीं थी। मेरे लिए बस मैं अगर कोई पूछे तो मेरी टिप्पणी बस इतनी होगी कि जिस देश का प्रधानमंत्री पूरा देश ही अपने यार को बेच देता है प्यार में, वहां एक कंपनी बेचना कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है? खैर, इसी बीच एक और समाचार आया। नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। वैसे मन की बात ही कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते। पढ़े लिखे लोग सामने बोल सकते हैं, गंवार लोग सिर्फ पीछे से बोल सकते हैं। कोई उन्हें बताएगा तो बोल सकते हैं, कोई टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, सच बोलने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने। उसी तरह नरेंद्र मोदी चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्योंकि जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। तो उनके अपने कितने झूठ याद रहेंगे कि वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे या सामने से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे पाएंगे? संभव ही नहीं है। एक झूठा आदमी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे, देश में राष्ट्रपति लगा देंगे, देश छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं, उनका एजुकेशन ही नहीं, उनके सिस्टम में ही नहीं है। वैसे भी इनकी गोदी मीडिया बेचारे यूट्यूबरों को, शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोलते हैं। खैर, बोलना किसी और को है और बोल किसी और को रहे हैं। अगर बोलना ही है तो मोदी जी को बोलो, प्रधानमंत्री को बोलो, वो हैं। यूट्यूबरों को और शिक्षकों को बोलने से क्या फायदा? वो बेचारे तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बोल सकते हैं। कम से कम इतना मतलब इस काबिल तो हैं कि लोगों को पढ़ा पा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं, कुछ तो लोगों तक पहुंच रहा है। वरना नरेंद्र मोदी ने तो सारा देश ही ब्लॉक कर दिया है। कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई एग्जाम ही नहीं देगा, कोई एग्जाम सक्सेस ही नहीं होगा, किसी के हाथ में डिग्री ही नहीं आएगी। अब तो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ज्यादातर फेल ही उठा के कर देंगे। ओएसएम इसीलिए लागू किया गया, फेल ही करने के लिए। एक और बात बार बार मेरे दिमाग में चलती है, जो अभी घटना घटी है। मोदी बिहार में बांग्लादेशी ढूंढते हैं, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। उसका टका जो भी हो, पता नहीं उसका करेंसी का नाम क्या है, वो हमसे आगे निकल चुका है। कोई बांग्लादेश से यहां क्यों आएगा, क्या लेने आएगा? खैर, आएगा भी तो मोदी ही लाएंगे, दूसरा कौन लाएगा? बॉर्डर सुरक्षा तो उनके हाथ में ही है। हाँ, देश को बरगलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मोदी की हैसियत महंगाई कम करने की है नहीं, बेरोजगारी रोजगार देने की है नहीं, अपने वादे पूरे करने की है नहीं। 400 लाख करोड़ चुरा करके नरेंद्र मोदी घोटाला करके अपने अडानी भाई को दे ही चुके हैं, जो विदेशों में जमा था उसकी हिस्सेदारी लेकर के। और मेरे दोस्त, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसको आगे मैं आपको बताऊंगा। रुपया गिरता ही जा रहा है, जब नरेंद्र मोदी ही गिरते जा रहे हैं। वैसे उन्होंने ही कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। यहां प्रधानमंत्री की गरिमा आगे आगे गिर रही है, रुपया उनके पीछे पीछे गिर रहा है। मतलब रुपए से ज्यादा प्रधानमंत्री की गरिमा गिरा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, उसके पीछे पीछे रुपया। इतना तो आप संतोष कर ही सकते हैं। बस यही, रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर रहा है जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी की गरिमा गिर रही है। नरेंद्र मोदी ने ही कहा था, वही बात नरेंद्र मोदी से के लिए कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं। अब रही बात मोदी मेलोडी की बात, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ऐसे जोकराना हरकत इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब वेल एजुकेटेड हरकत तो करने, मतलब काम करने के लायक तो है नहीं, एबिलिटी है नहीं, कैपेसिटी है नहीं। गोदी मीडिया पाल रखे हैं उसी को बढ़ा चढ़ाकर अच्छा बताने के लिए। तो इस तरह की क्या छिछोरी हरकतें नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। मोदी मेलोडी, इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में अडानी का केस बंद हो गया। अडानी का केस नहीं, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर केस चल रहा था। सीधी अगर बात कही जाए तो अगर अडानी जाते तो मोदी सीधे जाते, उसमें फंसते। फिलहाल
उसको केस ही नहीं मानते। जिस ब्राइब के लिए, जिस धोखाधड़ी के लिए अमेरिका में केस चल रहा था, उसकी जांच भी भारत में नहीं हुई, तो वो केस तो बंद होना ही था। और तब जबकि नरेंद्र मोदी एकदम लेटे पड़े हैं ट्रंप के चरणों में, इसी एप्स्टीन फाइल के कारण और अडानी के केस के कारण, तो बंद नहीं होगा तो होगा क्या? खैर, अभी एप्स्टीन फाइल अभी भी बंद है, उसके खुलने के डर से न जाने पता नहीं क्या क्या करेंगे नरेंद्र मोदी। वैसे भारत को तो बेच ही चुके हैं अमेरिका और चीन के हाथ में। मेरे दोस्त, आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश, वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते, वो पहले भी बोल चुका हूं, कहने का मतलब संदेश ही दे सकते हैं एक बैंक कमरे में बैठ करके। तो उन्होंने देश के नाम संदेश 7 वचन, मतलब 7 वादे निभाने के लिए देश को कहा कि आप ये 7 काम मत कीजिए, या ये 7 वादे निभाइए, या जो भी है। वैसे भी 7 वचन जिसको ब्याह के लाया उसके साथ वो नहीं निभा पाया, तो वो दूसरों से 7 वचन मांगने, पूछने, कहने या उस पर बात करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा वो एक बहुत पते की बात है। उसको अपने अपने तरीके से लोगों ने आप तक रखा होगा, मेरी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 7 बातें उन्होंने देश को डराया, धमकाया, ऐसे कह सकते हैं। देश को जो भी आप कह लीजिए, घर से काम कीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहा। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने आपसे ये नहीं कहा घर से काम कीजिए, लहजा उनका ये था घर से काम कीजिए, लेकिन उनका कहना यह था कि घर से काम करना पड़ेगा। अरे भाई, पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाएगा, तो घर से जा करके ऑफिस पहुंचने में इतना खर्चा लगेगा कि आदमी घर से ही काम करेगा। महंगा पेट्रोल और डीजल की महंगाई को झेल नहीं पाएगा, तो घर से ही काम करेगा। आगे वो भी पता चल जाएगा आपको कैसे। दूसरी बात उन्होंने कही, सोना ना खरीदें। मेरे दोस्त, सोना खरीदने लायक देश में किसी को छोड़ा ही नहीं, तो खरीदेगा कौन? और थोड़े बहुत बीच वाले, मतलब मध्यवर्गीय लोग थोड़ा बहुत खरीदते होंगे, या मजबूरी में जो शादी विवाह करते होंगे। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शादी विवाह कुछ भी पड़े, सोना मत खरीदो। जानते हैं आप, लोग की कुछ बोले होंगे, मेरा मानना क्या है, जो 400 लाख करोड़ दबा करके नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी लेकर के 200 लाख करोड़ के ऊपर विदेशों में जमा कर रखा है, अडानियों जैसे नामों में, अडानी, विनोद अडानी, या फिर ये राजेश एक्सपोर्ट जैसे, मतलब राजेश मेहता जैसे लोगों के नामों से विदेशों में जमा कर रखा है, वो पैसा भारत में ला करके सोना खरीदने में लगाएंगे। और अगर होड़ लगी रही, सोना इसी तरह ऊपर जाता रहा, लोग खरीदते रहे, जो खरीदने के काबिल हैं वही लोग खरीद रहे हैं, बाकी तो कौन खरीद रहा है। तो उनको भी असल में सोना लोगों को खरीदने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि मेरे अडानी को खरीदने दो, उसके पास पैसा मैंने दे रखा है, बहुत लाख करोड़ रुपया चुरा करके, और जो विदेशों में जमा था उससे वो सोना खरीदने दो, तुम लोग सोना मत खरीदो। बात इतनी सी थी। यूं भी कई नजरिए से इसे देखा जा सकता है, सोना खरीदने के काबिल बचा ही कोई कहां है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो, पैसा ही नहीं रहेगा डीजल पेट्रोल भराने के लिए, गाड़ी में गाड़ी होते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा नहीं तो कहां करेगा। यहां भी बात वही है, नरेंद्र मोदी ने आपसे गुजारिश नहीं की, मतलब आपसे कहा नहीं, आपको बताया कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलना पड़ेगा आगे, जिसका जिक्र राहुल गांधी एक बहुत बड़े आर्थिक सुनामी के नाम पर कर रहे हैं। खाने का तेल कम कर दो। वैसे भी देश विदेश घूमने वाले, अयासी करने वाले, महंगे से महंगा विदेशी सामान यूज करने वाले कह रहे हैं खाने का तेल कम कर दो। खैर, वहां भी वही बात लागू होती है मेरे दोस्त। उन्होंने बताया कि अब खाने का तेल कम करने का दिन आ गया है, पैसे ही नहीं रहेगा तो खाने का तेल खरीदोगे कहां से, खरीद कर खाओगे कहां से। ये उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जो दिया था, वो संदेश राष्ट्र को संदेश नहीं था, वो चेतावनी थी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसके बदले आपको यही करना पड़ेगा। वही बातें उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश के रूप में लोगों के सामने रखी थी। देसी खेती की बात की मेरे दोस्त, यूरिया आ ही नहीं रहा है, डीएपी आ ही नहीं रहा है, उर्वरक मिल ही नहीं रहा है, विदेशों आप जानते हो ज्यादातर इंपोर्ट होता है, वो करने के काबिल रहे नहीं नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े होकर के। तेल मिल नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी डेवलपमेंट या एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, तो फिर देसी खेती पहले से देसी खेती करना पड़ेगा, करो। खाद नहीं मिलेगी, यानी आप खाद मत मांगो सरकार से, देसी खेती करो। अब देसी खेती क्या करेंगे, बैल वगैरह सब पहले ही बेच चुके हैं, कौन सा कंपोस्ट खाद और गोबर खाद उनको मिलेगा जो खेत में डालेंगे और देसी खेती करेंगे। खैर, वैसे भी आदमी पूरा घर फूक करके मजा ही लेता है, वही कर रहा है, चेतावनी दे रहा है देसी खेती करनी पड़े, मतलब खेती मत करो, छोड़ दो। इनडायरेक्टली कहने का अर्थ यही है। स्वदेशी अपनाओ। विदेशी जीवन जीने वाला आदमी, दिन में 10 कपड़े बदलने वाला आदमी आपसे स्वदेशी की बात करता है, कर सकता है, क्योंकि किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है, जो है उसी में लोगों को जीना पड़ेगा।
तो वो देसी हो या विदेशी, जीना तो पड़ेगा और वही जिएंगे। कहने के लिए नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाओ की बात की, लेकिन उधर चाइना, उधर अमेरिका के लिए पूरा बाजार, मतलब कृषि बाजार तो पूरा अमेरिका के लिए खोल दिया, एफएमसीजी मार्केट पूरा चीन के लिए खोल रखा है, और आपसे कह रहे हैं देसी अपनाओ। उन्होंने कहा कि विदेश घूमने मत जाओ, देश में ही रहो। और यह बात कहते ही वो खुद यूरोप की यात्रा पर निकल गए ठंडी हवा लेने के लिए। अब इसको कितनी गंभीरता से आप लेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। कहने की क्या बात है, इस पर टिप्पणी के लिए कोई जगह नहीं बचती है। हाँ, अगर कुछ और पूछना है नरेंद्र मोदी से, तो पूरा देश मिलकर के एक सुर में, एक आवाज में पूछे कि मोदी जी बस ये बता दो घंटा कब बजाना है। आज के लिए बस इतना ही।